चलिए दोस्तों, आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आपकी यह क्लास सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम सब इसमें ईवीएस सब्जेक्ट के अंतर्गत शिक्षण को कवर करेंगे। अभी तक हम ईवीएस के अंतर्गत विषय वस्तु को कवर कर रहे थे, लेकिन अब विषय वस्तु के साथ साथ हम शिक्षण को भी कवर करेंगे। शिक्षण की आपकी यह क्लास पहली क्लास है। अगर आपको ईवीएस के अंतर्गत विषय वस्तु की क्लास को देखना हो तो आप आई बटन पे जाकर वहाँ पे क्लिक करके ईवीएस के विषय वस्तु की क्लास को देख सकते हैं। चलिए हम सब क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे क्लिक करके सभी क्लासों का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको सीटेट के सभी सब्जेक्ट का वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। पहला टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन को हम दो भागों में समझते हैं, शिक्षण और विषय वस्तु। हम सब विषय वस्तु की क्लास को चल ही रही है, इसमें हम शिक्षण को समझते हैं। अब शिक्षण के अंतर्गत आपके कौन कौन चैप्टर हैं उसको हम समझ लेते हैं। पहला है शिक्षण की अवधारणाएं एवं शिक्षण की प्रजातियां। दूसरा है शिक्षण के प्रकार। अगला है पर्यावरण शिक्षक के उद्देश्य, पर्यावरण शिक्षक का अर्थ, पर्यावरण शिक्षण के एक एकीकृत उपागम। अगला है पर्यावरण शिक्षा। फिर नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षण की विधि, पर्यावरण शिक्षक, शिक्षण सहायक सामग्री और मापन एवं मूल्यांकन, और पर्यावरण शिक्षक की नीति। अगला है पर्यावरण शिक्षण की समस्याएं। इसमें जितने भी आपके चैप्टर दिए गए सभी चैप्टर को हम सब अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम सब क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ हम बात करें शिक्षण की। कह रहे हैं शिक्षण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टीचिंग कहते हैं। शिक्षण को अंग्रेजी में टीचिंग कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। टीचिंग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सीखना और सिखाना। शिक्षण समाज में घटित होने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है। कह रहे हैं शिक्षण जो है समाज में घटित होने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है। कह रहे हैं समाज परिवर्तनशील होता है। समाज कैसा होता है दोस्तों? समाज परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशीलता के आधार पर शिक्षण के तीन प्रणालियों को अपनाया गया है। किस आधार पर? परिवर्तनशीलता के आधार पर तीन प्रणालियों को अपनाया गया है। अब हम सभी को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। इसमें पहली प्रणाली है आपकी राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली। इसमें जो है शिक्षक केंद्रित होता है। यह प्रणाली जो है आपकी शिक्षक केंद्रित होता है। इसको हम समझते हैं। कह रहे हैं कि यह शिक्षण की वह प्रणाली है जिसमें शिक्षण का कार्य करते हुए समय शिक्षक स्वयं को केंद्र में रखता है और अपनी इच्छा मर्जी के अनुसार बालक का व्यवहार परिवर्तन करते हुए चला जाता है। इसमें बालक को प्रश्न पूछने की और अंतःक्रिया करने की अनुमति नहीं प्राप्त होती है। इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अगर इसको हम सरल भाषा में समझने का प्रयास करें तो दोस्तों, इसका मतलब है, यहाँ पे कहने का तात्पर्य इस पद्धति में शिक्षक की प्रधानता होती है। किसकी दोस्तों? शिक्षक की प्रधानता होती है तथा छात्र जो विद्यार्थी होते हैं वह निष्क्रिय रहते हैं। छात्र का काम यही होता है कि वह श्रोता के रूप में कार्य करते हैं। उन्हें प्रश्न पूछने की मतलब आज़ादी नहीं होती है। शिक्षक जो बोलेगा उसी को बालक सुनेंगे, उसी को समझेंगे। इसीलिए यह राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली माना जाता है। चलिए हम अगला समझते हैं, लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली। यह जो है बाल केंद्रित होता है। कैसा होता है? बाल केंद्रित होता है। करेंगे शिक्षण की वह प्रणाली है जिसमें शिक्षण का कार्य करते समय शिक्षक बालक को केंद्र में रखता है। किसको? बालक को केंद्र में रखता है और बालक की इच्छा, आवश्यकता और रुचि के अनुसार शिक्षण का कार्य करता चला जाता है। इसमें बालक और शिक्षक एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और अंतःक्रिया के आधार पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसे बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली भी कहते हैं। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है दोस्तों, यह शिक्षण की सबसे अच्छी प्रणाली मानी जाती है लोकतंत्रात्मक, क्योंकि इसमें बालक को हर चीज़ की आज़ादी होती है। उसकी कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी प्रश्न है, वह टीचर से पूछ सकता है। दोस्तों, इसको हम सब छात्र सहगामी शिक्षण व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं।
यह इसमें बालक को एकदम आज़ादी होती है। बालक और टीचर दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। बालक क्वेश्चन करता है और टीचर उसका जवाब देता है। अगला है आपका दोस्तों हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली। इसको हम अगर बात करें तो इसको हम सृजनात्मक शिक्षण कहते हैं। कह रहे हैं यह शिक्षण की वह प्रणाली है जिसमें शिक्षण का कार्य करते समय शिक्षक बालक को केंद्र में रखता है। शिक्षक जो है बालक को केंद्र में रखता है, उसे सीखने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है और बालक अपने अंदर निहित विशेष क्षमता का प्रयोग करते हुए शिक्षण अधिगम की दिशा में आगे बढ़ता चला जाता है। इसे सृजनात्मक शिक्षण प्रणाली भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहने का तात्पर्य है शिक्षक को इस प्रणाली में शिक्षक को चाहिए कि छात्र के साथ मित्रवत व्यवहार करें। कैसा व्यवहार करें? मित्रवत व्यवहार करें। दोस्तों अगर हम मित्रवत की बात समझे तो दोस्तों तो एक होता है आपका मित्र और एक होता है मित्रवत। मित्र एक अलग चीज़ है और मित्रवत अलग कहते हैं। उसको अगर समझने का हम प्रयास करें तो मित्रवत का मतलब होता है मित्र जैसा, मतलब मित्र नहीं है, आपको बालक को मित्र नहीं बनाना है, लेकिन मित्रवत जैसे मतलब दोस्त के जैसे ही उसे उसके साथ रहना है, लेकिन दोस्त नहीं बनाना है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसीलिए शिक्षक छात्र के साथ मित्रवत व्यवहार करता है। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें हम एक प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। अभी कह रहे हैं कि आप एक नवयुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हैं। आप एक नवयुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हैं। निम्नलिखित में से किस शिक्षण प्रणाली द्वारा आप सबसे बेहतर शिक्षण कार्य करेंगे? ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित शिक्षण, बाल केंद्रित शिक्षण, सृजनात्मक शिक्षण या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी हमने दोस्तों आपको ऊपर जस्ट बताया। शिक्षक केंद्रित की बात करें तो इसे हम राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली के नाम से जानते हैं और बाल केंद्रित शिक्षक प्रणाली को हम सब लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली के नाम से जानते हैं। और तीसरा है सृजनात्मक शिक्षण, जिसे हम हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली के नाम से जानते हैं। इसमें जो सबसे आपका अच्छा विकल्प है बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली, क्योंकि अब बालक को केंद्र में रखकर उसके हिसाब से अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो वह उसके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अब चलिए हम सब अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अभी हम यहाँ से शिक्षण के प्रकार समझेंगे दोस्तों कि हम सब कितने प्रकार से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कितने प्रकार से होते हैं, तो फिर इसको हम विस्तारपूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। करें शिक्षण के प्रकार की अगर बात करें तो हम औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक तीन भागों में हम सब इसको बांटते हैं। नंबर 1 औपचारिक। अब औपचारिक शिक्षण हम किसे कहते हैं इसको समझते हैं। यहाँ पे औपचारिक शिक्षण को हम सब समझते हैं। कह रहे हैं यह शिक्षण का वह प्रकार है जिसे निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित पाठ्यक्रम और विषय विशेषज्ञ के माध्यम से प्राप्त की जाती है। किसके माध्यम से? विषय विशेषज्ञ के माध्यम से, निश्चित समय में हो, निश्चित स्थान पे हो, निश्चित पाठ्यक्रम हो। जैसे स्कूल की शिक्षा, देखिए दोस्तों यहाँ पे स्कूल की शिक्षा की बात करें तो स्कूल की शिक्षा फिक्स होती है कि आपको 6 महीने में एग्जाम होगा, 8 महीने में होगा। और स्कूल की शिक्षा उसका स्थान निश्चित है। आपको विद्यालय में स्कूली शिक्षा आपको विद्यालय में मिलेगी, इसका स्थान भी निश्चित है, समय भी निश्चित है और पाठ्यक्रम अब किसी भी बच्चे का पाठ्यक्रम भी दिया जाता है। हाँ, आपको यही पढ़ना है, इसी बुक से आपका क्वेश्चन आएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा जैसे ट्रेनिंग प्रशिक्षण हो गया, आपका ट्रेनिंग जैसे होता है कि हाँ आपकी 2 महीने की ट्रेनिंग है, 6 महीने की ट्रेनिंग है, ये सब एक निश्चित स्थान, निश्चित समय, निश्चित पाठ्यक्रम इन सबके होते हैं। अब दोस्तों अगला है अनौपचारिक शिक्षण। इसको अगर हम समझने की बात करें तो कह रहे हैं जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हम जो कुछ स्वाभाविक रूप से सीखते रहते हैं उसे अनौपचारिक शिक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अनौपचारिक। जो हम जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी कुछ सीखते हैं उसे हम अनौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत रखते हैं। जैसे समूह में खेलना, किसमें? समूह में खेलना, खेल के मैदान में सीखना, सहपाठियों से सीखना। करें दोस्तों जो हम सब अपने दैनिक जीवन में जो भी कुछ सीखते हैं वह आपका अनौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आता है। कोई भी काम करते रहें उसके अंतर्गत हम कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। वह सारे काम आपके किस में आएंगे? अनौपचारिक में आएंगे।
अगर दोस्तों इसको हम और अच्छे से सरल भाषा में समझने का प्रयास करें, कह रहे हैं कि जिसे इसके लक्ष्य और उद्देश्य निश्चित नहीं होते हैं। अनौपचारिक शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य निश्चित नहीं होते हैं और ना ही कोई निश्चित पाठ्यक्रम होते हैं, न निश्चित पाठ्य पुस्तक होती है, न शिक्षण विधियां या समय सारणी होती हैं। ये सब इसमें निश्चित नहीं होते हैं, इसे हम अनौपचारिक शिक्षण कहते हैं। जैसे हमने पहला समझा औपचारिक शिक्षण में आपके सब कुछ निश्चित रहेंगे, लेकिन अनौपचारिक में निश्चित नहीं रहेंगे। अब आपका तीसरा आता है निरौपचारिक को समझ लेते हैं दोस्तों। कह रहे हैं यह शिक्षण का वह प्रकार है जो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों का मिश्रण होता है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, जो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों का मिश्रण को हम क्या कहेंगे? निरौपचारिक शिक्षण कहेंगे। इसमें कुछ परिस्थितियां निश्चित और उद्देश्यपूर्ण होती हैं। कह रहे हैं यहाँ पर कुछ परिस्थितियां जो है निश्चित होती हैं और कुछ उद्देश्यपूर्ण होती हैं, जबकि कुछ परिस्थितियां स्वाभाविक होती हैं। जैसे दूरस्थ शिक्षा, कौन सा? दूरस्थ शिक्षा, टेलीफोन से सीखना और इत्यादि। अगर दोस्तों इसको हम और सरल भाषा में समझने का प्रयास करें तो कहने का तात्पर्य है यह प्रणाली, कौन सी? निरौपचारिक शिक्षा प्रणाली सरल और अधिक लचीली होती है। कैसा होती है? सरल और अधिक लचीली होती है और किसी भी उम्र के लोग इसको जो है किसी भी उम्र के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। कौन से? निरौपचारिक शिक्षण प्रणाली। अब दोस्तों देखिए, हम शिक्षण के प्रकार समझे। पहला है औपचारिक शिक्षण, जिसमें निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा दी जाती है, उसे हम औपचारिक कहेंगे। इसके बाद अनौपचारिक आपका आ गया। अनौपचारिक में जहाँ पर निश्चित ना हो, यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, इसमें कोई चीज़ निश्चित नहीं रहता। जैसे समूह में से सीखना, इस प्रकार की शिक्षा जो है आपके अनौपचारिक में आएंगी। और निरौपचारिक में औपचारिक और अनौपचारिक का मिश्रण ही है, क्या है? निरौपचारिक। इसके अंतर्गत हमने समझ लिया जैसे दूरस्थ शिक्षा और टेलीफोन से सीखना। अब हम अगला पॉइंट समझते हैं दोस्तों। अब हम पर्यावरण को समझते हैं। अब हम दोस्तों समझते हैं पर्यावरण की हम परिभाषा और हर चीज़ अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, पर्यावरण को अंग्रेजी में अगर हम समझे तो इसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट, और हिंदी में इसका पर्यावरण का मतलब होता है, दो शब्दों से मिलकर बना है, पर्य और आवरण। अब हम इसकी व्याख्या नीचे समझते हैं। एनवायरनमेंट जो है फ्रेंच भाषा के शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है पास पड़ोस। अब पर्यावरण की परिभाषा समझते हैं। करें पर्यावरण हिंदी के परिप्रेक्ष्य के दो शब्दों से पर्य और आवरण से मिलकर बना है। किन किन शब्दों से? पर्य और आवरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर घेरना। क्या अर्थ होता है दोस्तों? चारों ओर घेरना। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो चारों ओर से घेरे हुए हैं, जो चारों ओर से हम सबको घेरे हुए हैं, वह उसका पर्यावरण कहलाते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ हम ही सबको, कोई जानवर होगा, मतलब पूरी पृथ्वी की बात हो रही है। जो चारों ओर से हम सबको घेरे हुए हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं, उसका पर्यावरण कहलाता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगर इसकी हम अंग्रेजी में बात करें तो इसका मतलब होता है इन्वायरमेंट। पर्यावरण का मतलब होता है इन्वायरमेंट। अब भी आपने हिंदी में समझ लिया कि पर्यावरण का मतलब होता है परिधन आवरण, जिसका मतलब है हमारे चारों ओर से घेरना। अब हम यह करें फ्रेंच भाषा के शब्द के इन्वायरमेंट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है पास पड़ोस। क्या है? इसका अर्थ है पास पड़ोस। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जीव के पास पड़ोस में पाए जाने वाली सभी वस्तुएं जो उसे प्रभावित करती हैं, वह उसका पर्यावरण कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? पर्यावरण कहलाती हैं। जो वस्तुएं उसे प्रभावित करती हैं, उसके पास पड़ोस में पाई जाने वाली वस्तुएं जो उसके प्रभावित करती हैं, वह उसका पर्यावरण कहलाती हैं। अब इसमें हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कह रहे हैं इन्वायरमेंट से तात्पर्य है सजीव निर्जीव, जैविक अजैविक, पास पड़ोस, या फिर इनमें से कोई नहीं। जैसे कि अभी हमने ऊपर ही जस्ट ही आपको बताया, इसका तात्पर्य है पास पड़ोस। अब हम पर्यावरण शिक्षण की बात करते हैं दोस्तों। करें बालक और उसके पर्यावरण के
मध्य संबंध स्थापित करना ही पर्यावरण शिक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यावरण शिक्षण बालक और उसके पर्यावरण के मध्य संबंध स्थापित करना है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो जब कोई शिक्षक एक निश्चित वातावरण में, कैसे दोस्तों, एक निश्चित वातावरण में बालक को उसके परिवेश की समझ स्थापित करता है तो इसे पर्यावरण शिक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पर्यावरण शिक्षण कहते हैं। पर्यावरण शिक्षण का अध्ययन निम्नलिखित 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में। इसको आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पर्यावरण शिक्षण को हम सब 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। पहला है इसमें प्राकृतिक वातावरण। कौन सा? प्राकृतिक वातावरण। जैसे इसकी अगर हम सब बात करें तो दोस्तों कह रहे हैं कि जब आपकी कक्षा में कोई बालक सर्वप्रथम आता है तो शिक्षक को चाहिए कि वह प्राकृतिक परिवेश समझ स्थापित करे। इसमें शिक्षक के द्वारा पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मृदा, वायु, जल के बारे में समान समझ स्थापित करें। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है दोस्तों, अगर क्लास में कोई बच्चा पहली बार आ रहा है तो एक टीचर को चाहिए कि उसको पहले उसके परिवेश से जोड़ें, उसे प्राकृतिक बारे में पता करें कि हाँ उसके पास उसके पूर्व ज्ञान को समझें कि हाँ बालक पेड़ पौधे के बारे में जान रहा है कि नहीं जान रहा है, पक्षियों के बारे में जान रहा है कि नहीं जान रहा है। पहले उनको प्राकृतिक वातावरण की शिक्षा देनी चाहिए। जल क्या है, मृदा क्या है, इन सब के बारे में पहले हम सब बच्चों को बताएं। यही सब आपके प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। जब इसकी आप जानकारी बच्चों को दे देंगे फिर उसके बाद आपका आता है सामाजिक परिवेश। कैसा? दूसरा क्या है? सामाजिक परिवेश। अब इसको हम समझते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि प्राकृतिक परिवेश को समझ स्थापित करने के पश्चात जब आप बच्चे के पास प्राकृतिक परिवेश के बारे में जानकारी हो जाएगी तब उसके बाद हम सब सामाजिक परिवेश के बारे में बच्चों के बताने का प्रयास करेंगे। अब हम सामाजिक परिवेश कहते किसे हैं इसको समझते हैं। स्थापित करने के पश्चात शिक्षक को चाहिए कि वह बालक को उसके सामाजिक परिवेश को समझ स्थापित करें। कैसे? सामाजिक परिवेश को समझ स्थापित करें। इस क्रम में शिक्षक को चाहिए कि वह बालक के परिवार, पास पड़ोस, खेल के मैदान के बारे में जानकारी प्रदान करें। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है जब उस बालक को प्राकृतिक परिवेश के बारे में जानकारी मिल जाएगी तब उसको परिवार क्या है, पास पड़ोस क्या है, खेल का मैदान क्या है, इन सब के बारे में जानकारी देना चाहिए। यह सब बच्चे के सामाजिक परिवेश के अंतर्गत आते हैं। अगला है, तीसरा है आर्थिक परिवेश। कौन सा दोस्तों? आर्थिक परिवेश। अगर हम सब आर्थिक परिवेश की बात करें तो दोस्तों जब बच्चे के अंतर्गत दोनों परिवेश का विकास हो जाता है, प्राकृतिक परिवेश और सामाजिक परिवेश का विकास हो जाता है, तब उसको आर्थिक परिवेश के बारे में जानकारी देना चाहिए। जिससे इसमें आर्थिक परिवेश में अगर हम सब बात करें तो दोस्तों इसमें बालक को पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा दी जानी चाहिए। किसकी? पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जैसे अगर हम सब बात करें तो इसे हमें जानवर को नहीं मारना चाहिए, इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। हमें अनावश्यक जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आर्थिक परिवेश में अगर हम बात करें तो दोस्तों बालक को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिसमें पर्यावरण को बनाए रखने की शिक्षा हो, जैसे जो पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो, इस प्रकार की शिक्षा दें ताकि बालक पर्यावरण के बारे में अच्छे से जागरूक हो सके। अब हम सब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य को समझते हैं। इसके उद्देश्य क्या क्या हैं? यहाँ पे कह रहे हैं दोस्तों कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक के स्कूली जीवन, कौन से स्कूली जीवन को उसका बाह्य वातावरण के साथ जोड़ना ही पर्यावरण शिक्षण है। एनसीएफ 2005 के अनुसार है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य एनसीएफ 2005 मानता है कि बालक के स्कूली जीवन को उसके बाह्य वातावरण के साथ जोड़ना ही पर्यावरण शिक्षण है। अगला पॉइंट है, इसका तात्पर्य है कि हम कक्षा के अंतर्गत बालक को जो कुछ भी सिखाएं, समझाएं, ज्ञान दें, उसे बालक के परिवार, पास पड़ोस, खेल के मैदान से जोड़कर बताना चाहिए। क्योंकि आप कक्षा का बालक इनके बारे में पूर्ण ज्ञान रखता है। आपके कक्षा का बालक इनके बारे में पूर्ण ज्ञान रखता है और पूर्ण ज्ञान के आधार पर सीखा गया ज्ञान व्यवहार में लंबे समय तक अस्थायी रहता है। यहाँ पे अगर हम सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें तो दोस्तों कह रहे हैं कि किसी भी बालक को पढ़ाने से पहले
उसको पूर्ण ज्ञान से जोड़ कर पढ़ाएं। जैसे हम किसी जानवर के बारे में बता रहे हैं, जैसे हम हिरन के बारे में बता रहे हैं, बच्चा हिरन कभी नहीं देखा है, तो अगर वो बकरी देखा है तो बकरी से जोड़ के पढ़ाएं। हाँ, बकरी कितना बड़ा होता है, इसी तरीके होता है, फिर उसको हम ले जाके हिरन से कनेक्ट करेंगे तो वो अच्छे से समझ पाएगा। यही कहने का तात्पर्य है, बालक को पूर्ण ज्ञान से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। जिस चीज़ के बालक को जिस चीज़ के बारे में जानकारी पहले से हो, उसी को हम टॉपिक को शुरू करके पढ़ाना चाहिए। इससे बालक के अंतर्गत रुचि उत्पन्न होती है, वह जानने के लिए उत्सुक होता है। आप उस चीज़ का मत पढ़ाइए। जैसे आप हमको जानवर के बारे में पढ़ाना है तो हम कंगारू से क्यों शुरू करें, हम कुत्ते से ना शुरू करें जो हमारे सबके यहाँ पाया जाता है। इससे यह होगा कि बालक कुत्तों के देखता है, उनके बारे में जानता है। फिर अगर हम लास्ट में कंगारू को कनेक्ट कर देंगे तो बालक बहुत अच्छे से समझ पाएगा। और अगर हम शुरू से ही कंगारू से शुरू कर दें तो बालक समझ ही नहीं पाएगा कंगारू होता कहाँ है, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसलिए हम सब इस चीज़ को आप सबको विशेष ध्यान देना होगा। बालक को पूर्ण ज्ञान से ही जोड़कर पढ़ाना चाहिए। अगला पॉइंट है, कह रहे हैं कि पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है कि वह बालक के पर्यावरण में रुचि, जिज्ञासा और कल्पना का विकास करें। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है दोस्तों, बालक के अंतर्गत हम सब वही जो बताएं अभी आपको, जिज्ञासा उत्पन्न हो, अंदर से प्रेरित हो बालक, उसके अंदर रुचि उत्पन्न हो और कल्पना का विकास करें। अगला है, करें शिक्षक को शिक्षण करते समय चाहिए कि वह बालक के परिवेश की घटनाओं को जो बालक के पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ हो ऐसे प्रस्तुत करे जिससे बालक विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करे और आगे क्या हुआ जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करे और कल्पना के रूप में विभिन्न प्रकार से के तर्क प्रस्तुत करें। अगर हम सब इसको सरल भाषा में समझने का प्रयास करें तो दोस्तों, बालक को ऐसे पढ़ाया जाना चाहिए, जैसे हम बालक को किसी टॉपिक के बताना है तो हम उसे कहानी के माध्यम से बताएं, किसी किस्से कहानी के माध्यम से बताएंगे तो बालक उसके आगे के बारे में जानकारी के लिए बहुत इंटरेस्टेड रहेगा। वो पूछना चाहेगा, हाँ सर आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। इस तरीके से अगर हम बच्चे को कहानी के माध्यम से सिखाएंगे तो बालक बहुत अच्छे से समझेगा और उसका अच्छे से विकास होगा। अगला है, करें पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य बालक में पर्यावरण के प्रति अनुकूल और मनोवृत्ति का विकास करता है। क्या करता है दोस्तों? अनुकूल और मनोवृत्ति का विकास करता है। इससे तात्पर्य है कि शिक्षक शिक्षण कार्य करते समय बालक का व्यवहार का ऐसा परिवर्तन करें उसका वास्तविक व्यवहार पर्यावरण के अनुसार हो। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि शिक्षक जब भी शिक्षण कार्य करें बालक के व्यवहार को ऐसे परिवर्तन कर दें उसका जो हो वास्तविक व्यवहार पर्यावरण के अनुसार हो। वह पर्यावरण के बारे में बहुत अच्छे से उसको आप जानकारी दे दीजिए ताकि वह अपने वास्तविक जीवन में भी पर्यावरण को कोई भी चीज़ देखे तो हाँ पर्यावरण के लिए वो लाभदायक है, हानिकारक है, इस सब के बारे में वह अच्छे से समझ सके। अगला है, करें पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है कि बालक में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना। पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य ये है कि दोस्तों बालक को उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाए, उसके प्रति वो संवेदनशील हो जाए कि हमारे लिए पर्यावरण क्यों जरूरी है, किस लिए ज़रूरी है, हम क्या करेंगे तो पर्यावरण का नुकसान होगा, क्या करेंगे तो पर्यावरण का फायदा होगा। ये सारी जानकारियाँ हम पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत ही बालक को दिया जाता है। अगला है दोस्तों, करें पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य। अब अगर इसकी हम उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों करें शिक्षक जब शिक्षण का कार्य कर रहा हो तो उसे चाहिए कि वह बालक में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का विकास करें। यह यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि वही दोस्तों जो भी हमने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया कि पर्यावरण के बारे में बच्चों को जागरूक करें, उनके बारे में हर चीज़ बताने का हम सब अच्छे से प्रयास करें। अगला है, पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है कि वह बालक में समग्रता का विकास करें। कैसे दोस्तों? समग्रता का विकास करें। अगला है, पर्यावरण शिक्षण में एकीकृत उपागम। अब दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो एकीकृत उपागम शब्द का प्रतिपादन एनसीएफ 1975 में ऋषिकेश सेनापति जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ऋषिकेश सेनापति जी के द्वारा किया गया था। एकीकृत उपागम को व्यावहारिक रूप में एनसीएफ 2005 के द्वारा प्रदान किया गया था। कह रहे हैं कि एकीकृत उपागम को एनसीएफ 2005 में व्यावहारिक रूप से अपनाया गया। एनसीएफ 2005 ने अपना अध्ययन 2000 ईस्वी में शुरू किया था।
देखिए दोस्तों, एनसीएफ 2005 का जो अध्ययन शुरू किया गया था वो कब शुरू किया गया था? 2000 ईस्वी में किया गया था, प्रारंभ किया गया था। अपने प्रारंभिक अध्ययन में यह पाया गया कि प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की अवधारणा प्रचलित है। प्राथमिक स्तर पर कैसी अवधारणा प्रचलित है दोस्तों? सामाजिक विज्ञान की अवधारणा प्रचलित है, जिसमें विविध विषय बालकों को व्यक्तिगत रूप से पढ़ाया जाता है। जैसे इस स्तर पर मानसिक परिपक्वता कम होने के कारण बच्चे शिक्षा को बोझ समझने लगते हैं। अब बालक के इस एज में, कहने का तात्पर्य यहाँ पे दोस्तों, बालक को इस एज में जानकारी नहीं रहती है, वह जब उसका दिमाग इतना डेवलप नहीं होता है, इसीलिए वह शिक्षा को बोझ समझने लगता है। बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता, वह ज़्यादा से ज़्यादा बहाना बताने लगता है। इसीलिए वह कह रहे हैं कि इनको व्यक्तिगत रूप से पढ़ाया जाता है। इस समस्या के निवारण के रूप में कहा गया कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की अवधारणा प्रचलित होनी चाहिए और विविध विषय बालक के पर्यावरण के साथ जोड़ते हुए प्रारंभिक स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों, अगर हम बालक को कहानी के जरिए, किस्से के जरिए पर्यावरण के बारे में बताएंगे तो बालक उस शिक्षा को बोझ नहीं समझेगा। वह जब हम किसी कहानी को शुरू करते हैं तो बालक बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनता है। इस प्रकार से जब हम शिक्षा देंगे बालक को तो वह बालक अच्छे से समझने का प्रयास करेगा। अगला है दोस्तों, कह रहे हैं कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग नहीं हुआ है। यह एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है दोस्तों कि क्लास 1 और 2 में पर्यावरण पुस्तक चलती है कि नहीं चलती है। तो इसको आप समझिए कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन पर्यावरण भाषा जो है गणित के माध्यम से परिवेश में जोड़ते हुए पढ़ाया जाता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। जो पर्यावरण, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोस्तों कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण पुस्तक की प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन वह किस विषय को जोड़ते हुए उसके परिवेश में पढ़ाया जाता है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, गणित को जोड़ते हुए उसे यह शिक्षा दी जाती है। अब दोस्तों यह सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।